हेलो दोस्तों, मैं देव जैसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से वर्ण एवं ध्वनि के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में वर्ण एवं ध्वनि को करा दिया है। आज उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एक और वीडियो आएगा और 3 वीडियो में पूरी तरह से जो वर्ण एवं ध्वनि है यह खत्म हो जाएगा और आपसे सारे क्वेश्चन सारे आप लगा लीजिएगा, अनफोल्ड आप करके देख लीजिएगा। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ण एवं ध्वनि का सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम लोग जानते थे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है ना। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों की संख्या मैं सब बता चुका हूँ पहले। आप अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे अभी बंद कर दें और पहले फर्स्ट वाली वीडियो को देखें, इसके बाद इसे देखें, क्योंकि वो दोनों से लिंकअप है। अगर वो समझ में नहीं आया रहेगा या उसे आप नहीं देखे रहेंगे तो ये वाला भी आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए पहले फर्स्ट वीडियो को, इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण वर्णों के भेद में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन आएंगे? सारे अ से लेके अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ, अंक, अ, सबके सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वर किसे कहा जाता है? तो 2 प्रकार के वर्ण देखिए, स्वर वर्ण देखिए और व्यंजन। स्वर वर्ण तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि देखो अ, आ जब आप बोलते हैं तो क्या व्यंजन वर्ण की सहायता लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है। इसीलिए ऐसे वर्णों को जो स्वर वर्ण होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहा जाता है। मतलब अ से लेकर अह तक जितने भी हैं इन्हें व्यंजन वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद स्वरों का ही वर्गीकरण यदि हम लोग करें तो स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो मूल स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं। आप जब बोलते हैं अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, आप जब ऐसा बड़ा उ, छोटा उ बोलोगे तो आपका होंठ फटता है। लेकिन अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंक, जब आप ऐसा बोलेंगे तो ऐसी स्थिति में आप जो स्वरों का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपके कंठ का सहायता लेना पड़ रहा है और तालु का। तो कंठ और तालु की सहायता लेना पड़ रहा है, लेकिन जीभ और होंठ का लेना नहीं पड़ता। अ, आ, ई, उ, ऐसा जब बोलेंगे आप तो स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं होता है। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है और दूसरा जो होता है वह दीर्घ स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, मैंने क्या कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे स्वरों को मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ बोलेंगे तो अब यहाँ पे जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता, देखो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर अथवा ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर में किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ में किसी भी स्वर का सहायता नहीं लेना पड़ता है, अन्य स्वर का, ई में भी नहीं, ऊ में भी नहीं। किसी बुक में ए को भी लिखता है मूल स्वर में, लेकिन आप याद रखेंगे कि अ, ई और ऊ ही जो है वो मूल स्वर है। अगर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, किसी बुक में लिखा है, लुसेंट के बुक में नहीं लिखा है और सारे बुक में किसी बुक में लिख भी दिया है। तो ये जो मूल रूप से ये 3 जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, अ, ई और ऊ, इनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए सारे के सारे किस में आते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा मूल स्वर है ना। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर
कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में हमने क्या पढ़ा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जैसे आ हो गया, आ में मूल स्वर कौन है, अ और अ, दो स्वर मिले तो आ, अ और अ, बड़ी छोटी बड़ी, बड़ऊ छोटऊ बड़ऊ, ए और ए, इस टाइप का, मतलब अन्य स्वरों की सहायता जब लेनी पड़ती है तो ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है ना। मूल स्वर देख लिए, दीर्घ स्वर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुनासिक स्वर, पहला अनुनासिक, आप देख लेंगे पहला कौन सा है? अनुनासिक है। दूसरे नंबर पे है निर्नुनासिक स्वर और थर्ड नंबर में अनुस्वर, है ना। 3 प्रकार अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर और थर्ड नंबर होता है अनुस्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जब स्वर का उच्चारण आप करेंगे ना, तो जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुंह एवं नासिका से निकलती है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय वायु जो है अंदर से वायु मुंह और नासिका से निकलती है, तो ऐसे जो वर्ण है, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और यहाँ पर अनुनासिकता को इंगित करने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अनुनासिकता को इंगित करने के लिए किसका? चंद्र बिंदु का चिन्ह लग जाता है। तो अनुनासिक स्वर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर है, तो आप देखिएगा हंसना, चांद, ऊंट, यदि ऐसा लगा रहेगा तो कौन सा स्वर है? अनुनासिक है। ठीक है, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुंह एवं नासिका से निकलती है, नाक से निकलती है, तब वह कैसा कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है। हंसना, ठीक है, और चांद, ऊंट, जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहेगा वो सारे के सारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। और याद रखिए यदि वर्ण के सिरों के ऊपर मात्रा लगी होती है कभी भी, ठीक है, यदि किसी भी वर्ण के ऊपर में अगर इस टाइप का मात्रा, इस टाइप का मात्रा, यदि किसी टाइप का मात्रा लगा है तो वहां पर चंद्र बिंदु फिर नहीं लगाएंगे। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु की जगह पर अनुस्वार का चिन्ह लगा देते हैं। जो डॉट है ना, इस डॉट को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ऊपर में किसी भी वर्ण के ऊपर में क्या लगा रहेगा, यदि ऊपर में लगा रहेगा, मात्रा में भी लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार का चिन्ह लगा देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक कहलाता है। सेकंड जो होता है वो अनुनासिक स्वर देखिए, सेकंड होता है निर्नुनासिक स्वर। जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल और केवल किससे निकलती है? मुंह से। जब मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक है। ठीक है, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो वह अनुनासिक कहलाता है। और जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल और केवल मुंह से निकलती है तो इसे निर्नुनासिक कहा जाता है। और जैसे कि तो वह निर्नुनासिक है मौलिक स्वर, तो मौलिक स्वर कहा जाता है उन्हें। अ से लेकर अ तक सभी निर्नुनासिक। देखो जब इसको बोलोगे तो आपका मुंह से केवल हवा निकलेगा, अ आ ई उ ए ओ ऐसा हो रहा है ना। नाक से निकल रहा है क्या? नहीं, अ आ छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब अ से लेकर अ तक इन्हें मौलिक स्वर भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे कैसे हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलते समय वायु केवल और केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। और जब किसी भी स्वर को बोलते समय जब वायु मुंह और नासिका दोनों से निकलती है, जैसे चंद्रमा, ठीक है, हंसना, चांद, है ना, ऊंट, इस टाइप का जब आप बोलते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन अनुनासिक कहलाता है? केवल मुंह से निकलेगा तो निर्नुनासिक कहलाता है। और जब इसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, यदि कहीं भी पंचम वर्ण के स्थान पर लगा रहेगा ऐसा अनुस्वार, तो आप समझ जाइए वो अनुस्वार है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका संकेत डॉट होता है, जैसे इंडिया के स्थान पर इंडिया लिखते हैं, गंगा के स्थान पर गंगा लिखते हैं। ठीक है, तो ये पंचम वर्ण, ये वाला पंचम वर्ण यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इंडिया, है ना, यहाँ पे कड़ा, यहाँ अंगा, इनके स्थान पर ऐसा लग रहा है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अनुस्वार। पंचम वर्ण के स्थान पर उपयुक्त होने वाले वर्ण क्या कहता है? इसका संकेत अनुस्वार कहलाता है। और ये जो है कहीं भी लगते हैं, है ना, किसी में अगर ऐसा चंद्र बिंदु लगा है तो भी वह अनुनासिक है।
और किसी भी वर्ण में यदि क्या मात्रा लगा है तो भी ए अनुसार लगा दिया जाता है, वो भी अनुनासिक कहलाता है। ठीक, इसके बाद व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण तो जानते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ सब के सब व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, तो क धन अ, देखो आधा ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग बिना स्वर वाला जब बोलते हैं ऐसा, तो ये बिना स्वर वाला जब बोलते हैं अ को नहीं लगाते, ये इस टाइप का, इसको बोलते हैं हल रेखा। ये जो रेखा है ना इसको हल रेखा बोलते हैं, क्योंकि हल रेखा लगे रहने के कारण इसको कहा जाता है हलंत, है ना। इसको क्या कहा जाता है, हलंत कहा जाता है, हलंत व्यंजन। तो ये व्यंजन है क्योंकि इसमें हल रेखा लगा हुआ है इसलिए इसको बोला जाता है हलंत कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। बाकी इसमें क ख ग घ इन सभी को बोलने से क में भी आधा क और अ, ख में भी आधा ख और अ जुड़ा हुआ है ना, तो ये सारे के सारे किस पर, स्वरों पर आधारित होते हैं। मतलब व्यंजन जो है वह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, वो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब देखेंगे कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। वो कैसे 33 है देख लीजिए। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है। क वर्ग जिसमें क ख ग घ अंग सभी शामिल होंगे। च वर्ग में च छ ज झ ञ और ड वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, इतना हो गया। तो आप यदि देखेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है। क वर्ग जो है इसको देखो, जितना भी चीजों बोलेंगे क ख ग घ अंग, मतलब इनको बोलते समय कंठ का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसीलिए इन व्यंजनों को कंठव्य व्यंजन बोलते हैं। कंठ मतलब गला। तो आप जब इनको जब क वर्ग को बोलते हैं क ख ग घ अंग, मतलब कंठ का प्रयोग होता है, इसलिए इनको कहा जाता है कंठव्य व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है। क वर्ग को क्या कहा जाता है, कंठव्य व्यंजन कहा जाता है। च वर्ग को च छ ज, देखो अब यहाँ पर देखो तालु का प्रयोग है। देखो ये देखो ना, जब च बोलोगे तो तालु को छुएगा, च च ऊपर वाला को छू जाता है तालु को, तो च छ। जीभ किसको छूता है, तालु को छूता है, छ ज झ, है ना। ऐसी स्थिति में तालु को छूता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तालव्य व्यंजन, है ना। ये जो है क वर्ग में सब के सब कंठ से निकलते हैं, इसलिए कंठव्य व्यंजन। तालु जीभ जो है तालु को छूता है, इसलिए तालव्य व्यंजन। और ट वर्ग में आपका क्या होना था, मूर्धन्य, मूर्धा को छुएगा, ट, देखना मुड़ के आपका जीभ मुड़ेगा और मूर्धा को छुएगा, ट ठ ड ध अड़, इस टाइप का। तो जब आपका जीभ जो है मुड़कर मूर्धा को छूता है, तो इन सभी व्यंजनों को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन, जो कि ट वर्ग के व्यंजन आते हैं। इसके बाद आप जो त वर्ग है इनको दंतव्य व्यंजन कहेंगे, क्योंकि आप त थ द थ ऐसे व्यंजनों को बोलने के लिए आपको दांत की आवश्यकता होती है। दांत से टच होता है, जीभ जो है वो दांत से टच होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। त थ द ध न, है ना। ये सारे के सारे जो है वो दंतव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है औष्ठव्य व्यंजन होता है। औष्ठव्य व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो प फ, मतलब इनको बोलते समय हमारा जो है आपका जो जीभ, हम लोग का दोनों जो होंठ होते हैं, ऊपरी होंठ और निचली होंठ, एक दूसरे को क्या करते हैं, छूते हैं, प फ ब भ म। तो इसे ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, औष्ठव्य व्यंजन कहा जाता है, जहाँ ऊपरी होंठ और निचली होंठ एक दूसरे में क्या होते हैं, फट जाते हैं, प फ ब भ म। इस प्रकार ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 है, मतलब 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। और जो दूसरा है वो अंतस्थ है और ऊष्म व्यंजन
इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इतना तैयार करके रखिएगा। और एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरी तरह से फिर वर्ण एवं ध्वनि जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन जो है जितने भी एग्जाम में पूछे गए होंगे हिंदी, उसमें जरूर 1-2 क्वेश्चन होंगे, आप अनफोल्ड वगैरह सोल्व करके देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।